चलो, तो लास्ट क्लास में अपन सारी प्रॉपर्टीज देख लिए थे ना, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। क्वेश्चन लिखना, which of the following species has the which of the following species has the, ये species वो बायो वाला species भी है, ठीक है। which of the following species has the largest and the smallest size, largest and the smallest size, largest and the smallest size। स्पीशीज के नाम लिखते चलो आइकन डाल के, mg, mg2 पॉजिटिव, al and al3 पॉजिटिव, एंड al3 पॉजिटिव, ठीक है। ट्राई करो उसको। क्या क्या कंसेप्ट लाएंगे अपन यहाँ पे? एटॉमिक रेडियस में अपन क्या क्या पढ़े हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो क्या है? एक आपका है मैग्नीशियम और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। लेफ्ट टू राइट में पहले मैग्नीशियम आता है ना, 12, एल्यूमिनियम 13, है ना। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम तो आपके एल्यूमिनियम से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि श्रिंक होते जाता है ना, जैसे जैसे अपन राइट साइड में बढ़ रहे हैं एटम का साइज छोटा होता जाएगा, राइट। तो इन दोनों में तो क्लियर है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ठीक है। अब जो दो चीजें और दी हुई है वो क्या है? Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। यहाँ पे एक और कंसेप्ट कि कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ये पढ़े अपन। कैटायन अपने पेरेंट एटम मतलब जिससे वो बना है उससे वो छोटा होगा, मतलब Na बड़ा होगा, Na पॉजिटिव छोटा होगा, Mg बड़ा होगा, Mg2 पॉजिटिव छोटा होगा। एग्री करते हैं? हाँ, बस ये दो कंसेप्ट अपन बता सकते हैं। अब ट्राई करो एक बार। आपको दो चीजें बतानी है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा, सबसे बड़ा Mg को बड़े ऐसे बड़ा बोले, Mg सबसे बड़ा होगा और Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा। देखो एक तो ये समझ में आ गया ना, फर्स्ट थिंग, है ना। सेकेंड में लिख सकता हूं Mg ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव, एग्री? जल्दी बताओ। एंड थर्ड लिख सकते हैं Al ग्रेटर देन Al3 पॉजिटिव। तो अभी तीनों को स्टडी करो, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। जब Mg Al से बड़ा है तो Mg Al3 पॉजिटिव से भी बड़ा होगा, है ना। और Mg Mg2 पॉजिटिव तो वैसे ही बड़ा है, Mg सबसे बड़ा, एग्री? और Al3 पॉजिटिव इससे छोटा है, ये इससे छोटा है Mg से, है ना। तो अल्टीमेटली सबसे छोटा आपका क्या होगा? Al3 पॉजिटिव। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इन दोनों में सर क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव में क्या कंपैरिजन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? आपको बता दिया ना कि Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा है, बट इसके भी अपन रीजन पढ़े ना कि Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव आपके दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 10-10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक याद है ना, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे Mg के पास 12 होता है, एल्यूमिनियम के पास 13 होता है, पर 2 पॉजिटिव मतलब 2 लूज किया तो 10 हो गया, 3 पॉजिटिव मतलब 3 लूज किया तो 13 से 10 हो गया। तो अब दोनों के पास 10-10 है, एग्री? पर प्रोटॉन यहाँ 12 है और यहाँ 13 है, यहाँ 12 लोग मिलके 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 13 लोग मिलके 10 को खींच रहे हैं, तो ये ज्यादा खिंचाएगा, तो इसलिए ये छोटा होगा। तो Mg2 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव से बड़ा है, तो इन ऑल द रेस्पेक्ट Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा। क्लियर है?
तो लिख लो नीचे, कैसे इसको लिखोगे मैं लिखवाएगा इसको, फिर आप लोग समझना, ठीक है। लिखना Mg and Al belong to third period. Mg and Al belong to third period. Mg and Al belong to third period. And in a period, and in a period, and in a period, from left to right, atomic radius decreases. In a period, from left to right, atomic radius decreases. Therefore, Mg greater than Al. Therefore, Mg greater than Al. Mg greater than Al. क्लियर है? ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ ये वाला। अब सेकंड लिखना अगला नीचे लाइन में, cations are always smaller than their parent atom. Cations are always smaller than their parent atom. तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं? Therefore, ये दोनों चीज लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना जो लिख रहे हैं? मनीष देखता नहीं कभी, तनीष मेरे को नजरें चुराता है। Mg greater than Mg2 positive, Al greater than Al3 positive, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इस पे भी लिख लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, ठीक है। तो लिखो Mg2 positive and Al3 positive are isoelectronic species. Mg2 positive and Al3 positive are isoelectronic species, ठीक है। दोनों में न्यूक्लियर चार्ज Al3 पॉजिटिव का ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन ज्यादा होना, ठीक है। दोनों में प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? Al3 पॉजिटिव के पास, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव के पास 12 प्रोटॉन है और Al3 पॉजिटिव के पास 13 प्रोटॉन है, तो ये ज्यादा खिंचाएगा। तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज smaller will be the atom. More the nuclear charge, smaller will be the atom. Clear है? ठीक है, तो उससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये बात, therefore Mg2 positive greater than Al3 positive. Therefore Mg2 positive greater than Al3 positive. तो फाइनल चारों से कंक्लूजन क्या निकलेगा? Mg is the largest and Al3 positive is the smallest. ये लास्ट लाइन हो गया हमारे। Mg is the largest and Al3 positive is the smallest, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखना, एंड दिस वन, इसमें कोई डाउट किसी को? Which of the following will have the most and least negative electron gain enthalpy? Most and least negative electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए यही पढ़ते थे ना कि नेगेटिव कितनी ज्यादा नेगेटिव है, कितनी कम नेगेटिव है। अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ध्यान रखना इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना है क्वेश्चन में ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव, और हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं इट बिकम लेस नेगेटिव। यहाँ अपन इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोले थे, अगर याद हो तो हमने बोला था ज्यादा नेगेटिव कम नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैठता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा मोर नेगेटिव, कम एनर्जी रिलीज करेगा लेस नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्योंकि अपन नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं तो इट विल रिलीज मोर एंड मोर एनर्जी, तो मोर नेगेटिव। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो इट विल रिलीज लेस एनर्जी, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, एटम्स में नाम लिखवा रहा हूं, क्या क्या एटम्स हैं। पी बोले तो फास्फोरस, कॉमा Cl, कॉमा S, कॉमा F। फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, जल्दी बताओ। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। कैसे का पेपर अच्छी। आप जो भी बोले ना, वो डिक्रीज और इंक्रीज में होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डिक्रीज और डिक्रीज। ये तो मैं उस दिन भी बोला था राशि। और सर ऑक्सीडेशन नंबर वाले किए थे, उससे नहीं आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। पूरा। क्या कह दिया मैंने? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऐसी अरेंजमेंट होता ना उनका टेबल में। 15, 16, 17 और 17 के ऊपर 9। ये हमारा टेबल। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव। उस हिसाब से फॉस्फोरस और सल्फर से ज्यादा नेगेटिव आपका क्लोरीन है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो लेस नेगेटिव, बट ये एक्सेप्शन याद है ना, एफ और सीएल के बीच में और एस और ओ के बीच में अपन लिखे भी है, साइज छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। याद आ रहा है? ऐसे नहीं तो ऊपर से नीचे आओगे ना तो इट शुड बी मोर नेगेटिव, इट शुड बी लेस नेगेटिव, बट एक्सेप्शन के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो वो फ्लोरीन। बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसका है? तो वो है फ्लोरीन। पूरे टेबल में, ये चारों को तो छोड़ो, पूरे टेबल में। क्लियर है? और सबसे कम किसका होना चाहिए? फॉस्फोरस। तो देखिए ना, ठीक है, तो फॉस्फोरस का सबसे कम है और क्लोरीन का सबसे ज्यादा। लिख लो। एनसीईआरटी रहते हो आप लोग सब है? कुछ क्वेश्चन ना आप लोग को टिक करवा रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करना होमवर्क रहेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में नहीं करवा पाऊंगा, तो थोड़ा आप लोग ट्राई करना। टोटल 40 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। ठीक है, तो कुछ तो एकदम थ्योरी है, जैसे अगर आप पहले 7, 8, 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो सब आपकी थ्योरी है। सीधा क्वेश्चन नंबर 12 में आना, ये आप लोग होमवर्क करोगे क्वेश्चन नंबर 12। तो बुक लाया टिक कर लो, नहीं तो कॉपी में कहीं लिख लो ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, ये आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? फिर बाकी थ्योरी है, 13, 14 सब थ्योरी है। 15 आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किए हैं। 15 तो ट्राई करना, 15 क्वेश्चन नंबर 15। 12 के बाद 15। ठीक है, चलो 16 रीड करो सब। 16 क्वेश्चन सब पढ़ पा रहे हो? है सबके पास बुक की लिखवाओ क्वेश्चन? है ना? दो के बीच में एक तो है ना। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो।
बड़े क्वेश्चन। LIH क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ना। हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगी। तभी तो अपन बोलते हैं ना सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है क्योंकि वो उसका साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन उतना कम होगा तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो राइट वाले तो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। मतलब लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो ऊपर ऑर्डर लिखा है कि लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, फिर 5 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तक लिखा है कि और आगे लिखा है? सॉरी, एक मिनट और ऑर्डर बताना मुझे। एल की बात क्या है? बोरॉन, फिर पीई, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ये आपके ऑर्डर ऐसा नहीं है ना? ऑर्डर हमारे टेबल का कैसा होता है? लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है, कार्बन होता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो एक्चुअल में ऑर्डर तो ऐसा होना चाहिए था जो नीचे लिखा हुआ है, बट एक्चुअल ऑर्डर ऊपर वाला होता है। मतलब कहाँ दो जगह फर्क पड़ना आपको दिख रहा है? एक इधर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है और एक इधर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। समझ रहे हैं दोनों जगह? तो ये ऐसा क्यों है बोल रहा है? बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा क्यों है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों? ठीक है, तो देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। ठीक है, साइज के हिसाब से तो बेरिलियम बड़ा है और बोरॉन छोटा है ना, तो बोरॉन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी साइज के हिसाब से। ये साइज के हिसाब से तो अपन ऐसा लिखते हैं ना कि फ्लोरीन सबसे छोटा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, इसलिए उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। है ना क्लियर? समझ में आ रहा है? बट ये दो एनॉमलस बिहेवियर क्यों है? एक्सेप्शंस बाय दिस सिस्टम। ठीक है, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना? द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। क्लियर है? बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। राइट? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बोरॉन के? पी से, और बेरिलियम के एस से। कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से? एस वाला कि पी वाला? क्योंकि एस पास रहता है, पी थोड़ा और बाहर है। पी तो और बाहर है, एफ और बाहर है। पेनिट्रेशन याद है? तो कंपैरेटिवली 2p को निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। आया ना? इसलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, बोरॉन का कम होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इनर में है, एस वाले में मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और 2p में मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये थोड़ा बाहर की तरफ है। समझ में आया कि ये चीज? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक फैक्टर होता है व्हिच अफेक्ट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये ठीक है? अब ऐसे ही आप लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन का करके देखेंगे क्या? चलो उसका भी देखिए कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है ना, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p, 4 हो गए ना, 4 ही बचेगा, 2p4। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं या अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ध्यान देना, बहुत अच्छा चीज आने वाला है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? नाइट्रोजन ये आप लोग मुझे खुद ही बता दोगे। क्योंकि दिमाग की बत्ती जली, इसकी जली। और कुछ कौन सा? फुल्ली हाफ फिल्ड है ये क्या है? फुल्ली हाफ फिल्ड विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कंपैरेटिवली दिस, इसलिए n का ज्यादा होगा, O का कम होगा। मैं सेम चीज बोल रही हूँ बट दूसरे वेक्टर बोल रही हूँ। कैसे वेक्टर? मतलब मैंने बोला ना इसमें एक स्पिन ज्यादा है, मतलब इसमें डबल स्पिन है ये बोल। तो अपना पढ़े ना अपन स्टेबिलिटी का कि फुल्ली फुलफिल्ड या फुल्ली हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ सब हाफ हाफ फिल्ड है, सिमेट्रिकल है ना ये,
ये सिमेट्रिकल है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिसिटी, दीज वर द टू रीजंस कि क्यों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। क्लियर है दोनों रीजन? ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लेना, पेज नंबर डाल देना जो भी है ना, इसका आंसर लिखवा रहा हूं, लिख लो नीचे, बोलो कंफर्मेशन भी लिखेंगे, इसका आंसर भी लिख देना, नीचे लिखना द आयनाइजेशन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जहां जहां आयनाइजेशन एंथैल्पी बार बार लिख लेना, हर जगह डेल आई एच लिख लेना, ठीक है, बार बार इतना बड़ा मत लिखना, टाइम लगेगा, समझ रहे हो क्या? डेल आई एच का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, the ionization enthalpy depends upon the type of electron, the ionization enthalpy depends upon the type of electron to be removed, to be removed, to be removed। ठीक है, रिमूव होगा थोड़ा सा, ये वाला लाइन in case of, in case of BE, well तो बेरिलियम, in case of BE ब्रैकेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 ब्रैकेट में 1s2 2s2, the outermost electron is present in 2s, the outermost electron is present in 2s, while in B, while in B बोले तो बोरॉन, और फिर बोरॉन के ब्रैकेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p1, while in B it is present in 2p, it is present in 2p, it is मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसको निकालना है हमें, इसको हमको निकालने के लिए एनर्जी देना है, वो 2p में है, और बेरिलियम में वो 2s में है। ठीक है, फुल स्टॉप। सिंस 2s इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, सिंस 2s इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, सिंस 2s इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड लिखते ना, स्ट्रांगली के पहले मोर भी लिख लो, आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड then 2p electrons, then 2p electrons, therefore lesser energy is required, therefore lesser energy is required, therefore lesser energy is required to knock out, to knock out, तो बाहर निकालना, to knock out 2p electrons, to knock out 2p electrons, therefore last line लिखना, therefore del IH of BE is greater than del IH of both। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो सेकंड पार्ट के लिए इसका आंसर लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट लिख लेना इसका कि O has lower del IH than N and F, ये था ना, उसको लिख लो। The electronic configuration of N, the electronic configuration of N, the electronic configuration of N ब्रैकेट में 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, in which ब्रैकेट क्लोज करके, in which 2p orbitals are exactly half filled, in which 2p orbitals are exactly half filled, in which 2p orbitals are exactly half filled, are more stable, sorry, is more stable, half filled के बाद is more stable than the electronic configuration of O, than the electronic configuration of O,
ब्रैकेट में 1:2:2 2p4 ओ का कंफिग्रेशन 1:2:2 2p4। as a result as a result as a result del IH of n is greater than del IH of O। ठीक है, इसके बाद एक और लिखना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखना। ठीक है, ये आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 20। फिर क्वेश्चन नंबर 21 भी अपन करे हैं क्लास में। एक बार बस क्वेश्चन रीड करके मुझे बता दो कि हाँ या ना। Would you expect the second electron gain enthalpy of O is positive, more negative or less negative than the first? वैल्यूज याद है किसी को? क्या क्या की वैल्यूज? पहले वाले की -144 और दूसरे वाले की +780। मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वापस। पहला ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो रिलीज होगा एनर्जी, सॉरी बैठेगा जब इलेक्ट्रॉन जब पहला, देखो ढूंढो वाला रिएक्शन, O प्लस एन इलेक्ट्रॉन वॉज O नेगेटिव और ऐसा लिखे थे डेल EGH इज इक्वल टू -144 था कि 149 पर चेक करना। ठीक है, और फिर लिखे थे O नेगेटिव में जब एक इलेक्ट्रॉन और बैठाओगे 141 तो प्लस 780 किलो जूल ये कितना 141। ठीक है, बस यही बताना। आपसे तीन चीज पूछा ना, आपको क्या लगता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या पहले से ज्यादा नेगेटिव होगी, कम नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगी। और फिर रिएक्शन लिख के दिखा देना। ठीक है, तो ये भी होमवर्क लिखना 21। ठीक है, हो जाएगा? अरे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 आपको टेबल से देख के बताना है कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हो जाएगा। फास्फोरस एक है, नाइट्रोजन एक है। हाँ, 15वें ग्रुप वाले सबके पास तो 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। 15वां जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 15, सबके पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी तो उसका ग्रुप नंबर 15 हुआ ना। कैसे प्रेडिक्ट करते थे? ग्रुप नंबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी वालों के लिए। पी ग्रुप के लिए अपन कैसे करते थे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी देखना। फिर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये वो एड्रेस बताने वाला है। आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, आपको बताना है कि असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो जाएगा इनका रो और कॉलम, ग्रुप एंड पीरियड और ब्लॉक। अरे होगा नहीं होगा? एटॉमिक नंबर दिया रहता तो एक टास्क बढ़ जाता, पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता, फिर कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बताते ना पी ग्रुप है कि पी ब्लॉक है कि एस ब्लॉक है कि डी ब्लॉक है कि एफ ब्लॉक है, फिर आप उसका ग्रुप और पीरियड निकालते। पर यहाँ पहले से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। हो जाएगा, क्योंकि 30 भी आपका होमवर्क रहेगा। चलो 31 पढ़ो। 31 करते हैं। 31 जल्दी देखो, एक टेबल दिया है जहाँ पे आपके 6 एलिमेंट है ना। उनके नाम नहीं दिया है, उनको रोमन लेटर से डिनोट कर दिया है। पढ़ रहे क्वेश्चन सर? सबकी पहली दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी हुई है और थर्ड कॉलम में उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? स्टडी करो अच्छे से पहले वो टेबल को ना।
देखो पहले वाले को अगर ध्यान दोगे ना, तो पहले वाले का आयनाइजेशन एंथैल्पी पहला कम है, दूसरा भले ज्यादा है। और ज्यादा तो होता भी है ना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। पहले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और कैटायन से निकालना में तेल निकल जाता है। तो तेल निकल रहा है, देखो सेकंड कितनी है, 7300 किलो जूल दिख रहा है। और उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से बैठा रहा है। अरे रिएक्टिव तो होगा, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव है ना, ऐसा तो नहीं कि रिएक्टिव नहीं होगा। सेकंड देखो, सेकंड वाले की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मतलब पहले दो मेटल हो सकते हैं, हाँ या ना, पहले दो मेटल हो सकते हैं कि नहीं। मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की अगर बात करूंगा, तो नॉन मेटल की ज्यादा नेगेटिव होती है, मेटल की कम नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। एम आई क्लियर? तो पहले दो मेटल लग रहे हैं क्या, आया ना, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो ना, ठीक है। अब थर्ड को देखो, थर्ड का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, 1681। पर चलो ठीक है, वो मेटल नहीं होगा, पर उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो बढ़िया है ना, -328 जूल रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बैठा रहा है, मतलब ये नॉन मेटल हो सकता है। समझ रहे हैं ना, वैल्यू देखिए। सेम इज द थिंग विथ फोर्थ ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ भी भले मेटल नहीं है क्योंकि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, बट नॉन मेटल तो हो सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत नेगेटिव है ना। तो थर्ड फोर्थ नॉन मेटल होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। पांचवे को देखो, पांचवे का आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ही ज्यादा हाई है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है। ऐसा कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? मेटल प्लस, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं, सब एलिमेंट है ना। ये नोबल गैस हो सकता है, नोबल गैस ना लूज करेगा अच्छे से, ना गेन करेगा अच्छे से, नहीं समझ रहे हो क्या। देखो जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है ना, मतलब वो आसानी से नहीं करने वाले। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि सेकंड दिया है। जैसे ऑक्सीजन के केस में पहला तो नेगेटिव था ना, उसने पहले इलेक्ट्रॉन को तो अच्छे से बैठाया, जल्दी बैठाया, भले दूसरे के लिए उसको 780 किलो जूल देना पड़ा, बट इसका तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव है। तो फिफ्थ वाला आपका एक इनर्ट गैस हो सकता है, नोबल गैस हो सकता है। और पांचवा वाला, अब छठवा वाला ठीक है, तो भले उसका चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ठीक है, ज्यादा एकदम हाई नहीं है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एकदम कम, मतलब पॉजिटिव नहीं है तो कम नेगेटिव, पर वो रिलीज तो कर रहा है एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होना अच्छी बात, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होना अच्छी बात है, इसका मतलब वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को बैठा रहा है, वो रिएक्टिव है। पॉजिटिव होना नॉन रिएक्टिव की तरफ जाता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होना नॉन रिएक्टिव की तरफ जाता है, समझ रहे हैं। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। नाम बताओ ना कौन सा एलिमेंट, फिफ्थ वाला। समझ रहे हैं क्या, उसका रीजन अपन क्या देंगे, एक तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं बैठाने वाला, उस ऊपर नहीं लूज करने वाला, ऊपर से उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी पॉजिटिव है। दिस मस्ट बी अ नोबल गैस, ये नोबल गैस। पहला दो मेटल है, दूसरा दो नॉन मेटल होगा डेफिनेटली, पांचवा नोबल गैस होना चाहिए, और छठवे का मेटल बोल सकते हैं क्योंकि उसका भी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा हाई नहीं है, 738 इज ठीक है, ठीक है। या ये नॉन मेटल भी हो सकता है क्योंकि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी है, समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर लिख लो, एलिमेंट नंबर 5, एलिमेंट नंबर 5, एलिमेंट नंबर 5। और थोड़ा शॉर्ट में इसका रीजन लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ध्यान देना है। फर्स्ट का आंसर आप लोग लिख लो एलिमेंट नंबर 5, इसका रीजन ऐसे शॉर्ट में लिखना कि डेल आई एच, अब एरो मतलब वेरी हाई, ठीक है, एंड डेल ई जी एच पॉजिटिव, समझ रहे हो क्या। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। चलो सेकंड पढ़ो, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव क्या लगता है,
थर्ड वाला, ओके। और सेकंड वाला, सेकंड का देखो ना, नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बैठा भी पा रहा है और अच्छे से लूज भी कर पा रहा है। नहीं, थर्ड वाला सिर्फ ना उसके रेस्पेक्ट में सही है कि आसानी से बैठा रहा है, बट लूज तो आसानी से नहीं कर रहा है। देखो ना 1681 उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो सेकंड वाला दोनों चीजें अच्छे से कर पा रहा है। सेकंड वाला अच्छे से लूज भी कर पाएगा आसानी से और आसानी से बैठा भी पाएगा, तो लिख लो सेकंड। समझ रहे हो ना आप लोग, है ना? तो एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, डेल आई एच इसका लीस्ट है एंड डेल ई जी एच इसका नेगेटिव। चलो थर्ड पढ़ना, मोस्ट रिएक्टिव। अब नॉन मेटल बोल दिया तो अब आपका थर्ड सही हो जाएगा आंसर। समझ रहे ना, ऊपर आपका मोस्ट रिएक्टिव एक्चुअली मेटल था, ये भी अच्छे से पढ़ो। समझ रहे हो क्या, सेकंड क्वेश्चन में अपन मेटल पे ध्यान नहीं दिए, तब भी आप थर्ड नहीं बोलते अगर आप मेटल को देखे होते। तो मैंने बोला ना, शुरू के 2 मेटल होंगे, बाद के 2 नॉन मेटल होंगे, है ना? तो पहला सेकंड का आंसर वैसे भी थर्ड सेकंड ही होता, थर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, इसका आंसर थर्ड होगा, समझ गया ना, क्योंकि ये आपसे नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है। एम आई क्लियर, है ना? तो द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आपका हो जाएगा थर्ड। अब इसका रीजन क्या देंगे, इसका डेल आई एच हाई है, जो कि होना भी चाहिए एक नॉन मेटल का, है ना, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और डेल ई जी एच किसका, हाईली नेगेटिव, ठीक है। चलो बाकी 2 आप लोग एक बार पढ़ो, मैं 1 मिनट मैं थोड़ा जल्द हाँ, फोर्थ डी का आंसर क्या है, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, फोर्थ। फोर्थ, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव था, बट कम नेगेटिव है कंपैरिजन टू थर्ड से। क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक मिनट। द मेटल बोल रहे थे, तो थर्ड कैसे होगा। द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हालाइड ऑफ द फॉर्मूला mx2, जो 2 पॉजिटिव जल्दी बनाएगा ना, आप लोग बताओ मुझे 2 पॉजिटिव सबसे पहले कौन बनाएगा जल्दी। 1 पॉजिटिव तो सबसे पहले कौन बनाएगा, 1 पॉजिटिव सबसे पहले कौन बनाएगा, 1 पॉजिटिव। सेकेंड 419 है उसका, आप लोग स्टडी कर रहे हो, अच्छा समझ में आ रहा है क्या। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 500 पूछे, कितना है 520, और सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 419 है, और छठवें एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 738 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन यूज करेगा, सेकेंड, क्योंकि उसकी 419 ही है। अब देखो दूसरी इसकी कितनी है, 7,300। बहुत ज्यादा, ओके। और दूसरा इसका
3015, ये बहुत ज्यादा है, पर इसका कम है। मैं कॉल करता हूँ 1451। तो सबसे पहले 2 पॉजिटिव कौन बनाएगा? ये वाला। इनको तो 2 पॉजिटिव सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, समझ रहे? ये भी मेटल ही है, इन दोनों से ज्यादा अच्छा मेटल, समझ रहे? देखो, जो हाइलाइट बनाने बोला, आपको किस टाइप का हाइलाइट बनाने बोला है? MX2 टाइप का, समझ रहे हो क्या? है ना? और वो तभी बनाएगा जब आपका मेटल 2 पॉजिटिव बनेगा, तब तो वो X नेगेटिव कंबाइन करके MX2 बनाएगा ना, क्या बोलते हैं? तो 2 पॉजिटिव तो सबसे आसानी से बन रहा होगा ना, वो ये बनाएगा, तो वो आपका एलिमेंट नंबर 6। क्लियर है? इसका रीजन लिख लेना, इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोअर देन फर्स्ट एंड सेकंड। इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पे ये वाला सेकंड लिखना, ठीक है? इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। एम आई क्लियर? हाँ, वो लोग 1 पॉजिटिव बना के रुक जाएंगे, समझो? 7000 किलो जूल एनर्जी देना मतलब सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए, तो वो आपके ना एल्कली मेटल्स होंगे पहले वाले, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव ही रहता है, Na2 पॉजिटिव नहीं बनता, क्योंकि उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी हाई है कि अपन नहीं बनाते उसको Na पॉजिटिव बस। तो वो पहले दोनों एलिमेंट ना एल्कली मेटल्स होंगे, और ये वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, हो सकता है मैग्नीशियम हो, MgCl2 हाइलाइट, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो उसका। The metal which can form predominantly stable covalent halide of the formula Mx, ये आपके फर्स्ट या सेकंड ही बनाएंगे, बनाएंगे दोनों, बनाएंगे क्या? दोनों। देखो, फर्स्ट वाले की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 है ना, और सेकंड वाले की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 419 है, ठीक है? तो सबसे पहले तो यही M पॉजिटिव बनाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव। इसको मैं ना ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है? एलिमेंट का नाम ही ये समझ लेते हैं, ठीक है? दोनों ये बनाएंगे, पर आपको स्टेबल पूछ रहा है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको सेकंड बनाने में कितनी एनर्जी लग रही है? सेकंड वाले को 3051। अगर आप 3051 दे दिए ना, तो ये जो हाइलाइट बनाया है वो उसको हटा के एक और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बट इसका ये तो सेकंड बनेगा ही नहीं, इसका तो 7000 है, तो ये ज्यादा स्टेबल हाइलाइट बनाएगा। हाइलाइट दोनों बनाएंगे, मान लो ये आपका हो सकता है Li हो, ये आपका हो सकता है Na हो, क्योंकि दोनों वन वाले, ठीक है? पर फर्स्ट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, उल्टा लिख दिया मैं, ये Na होगा, ये Na होगा, और ये Ln होगा, तो इट विल फॉर्म मोर स्टेबल हाइलाइट देन Ln, क्योंकि Li की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है? इसका आंसर लिख लेना, एलिमेंट 1, इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट 1। उसका रीजन लिखो, इट हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, it has low first ionization enthalpy and a very high second ionization enthalpy। तो यही एक्चुअली एल्कली मेटल है, तभी तो 2 पॉजिटिव बनाने के लिए ये इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, सेकंड वाले की उतनी हाई नहीं है, ठीक है? 3008। तो इट हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बट अ वेरी हाई second ionization enthalpy, therefore it must be an alkali metal, therefore it must be an alkali metal, therefore it must be an alkali metal। जो दूसरा वाला है ना, वो 2 पॉजिटिव बना सकता है, बट पहला वाला 2 पॉजिटिव नहीं बनाएगा, 7000 है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? चलो,
फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखना आप लोग, 36 ये होमवर्क रहेगा। 36 35 भी देखना, 35 38 पढ़ो, 38 38 जल्दी 38 पढ़ो। मेटालिक कैरेक्टर बताना है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सबसे ज्यादा तो पोटेशियम होता है ना, यस सर। इन गिवन में से सबसे ज्यादा पोटेशियम है। और ऐसे भी अपन जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, आप लोगों को याद है रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे आप लोग क्लास 10th में, सबसे ऊपर पोटेशियम होता था, उसके बाद सोडियम होता था। तो पोटेशियम तो ऐसे भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो पोटेशियम सबसे पहले होगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी डी है रे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना था ना ऑप्शंस को, बहुत सिंपल दे दिया है। इसमें दिया हुआ बाकी बाकी में तो एक में भी के आगे नहीं, तो ऑप्शन डी ही होगा करेक्ट, है ना। पर आप लोग बाकी भी स्टडी करो, बाकी सब क्या दिया हुआ है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कैसे कंपेयर करोगे, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम पहले आएगा, एल्यूमिनियम बाद में आएगा, राइट, पीरियड में। और हमको पता है जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, देखिए राइट में नॉन मेटल्स आ जाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से मैग्नीशियम ज्यादा मेटालिक होगा एल्यूमिनियम से, है ना। तो Mg पहले आएगा फिर बाद में Al, वैसे ही है ना। एक आधा ऑप्शन और थोड़ा ट्रिकी देना था, K और MgAl को आगे पीछे करना था, तब क्वेश्चन बनता अच्छा, ठीक है। चलो हो गया क्या, 39 बढ़े, चलो क्लियर है। 39 जल्दी पढ़ो, 39 ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जल्दी देखो। अब देखो इस पे तो ट्विस्ट डाला है ना, सी और डी ऑप्शन में। फ्लोरीन हमको पता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक। जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक था ना, वैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, आया ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है सी और डी ऑप्शन में, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सी और डी में कोई एक होगा आंसर, इतना श्योर है ना? बोरॉन और सिलिकॉन, इसमें तो बस कंफ्यूजन है ना, बाकी तो FnC एक साथ दिया हुआ है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है, बोरॉन लेफ्ट साइड है तो उसका ज्यादा होगा और राइट साइड में तो सिलिकॉन तो नीचे भी है, बोरॉन ऊपर है, सिलिकॉन नीचे है। फिर राइट साइड थोड़ा ना देखना हमको, सिर्फ पीरियड, तो हमको ग्रुप भी तो देखना है ना। नहीं, बोरॉन आपका ऊपर है ग्रुप में और सिलिकॉन नीचे है, तो डाउन द ग्रुप आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तभी तो राइट में नॉन मेटल्स आ गए। बट डाउन द ग्रुप आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो उस हिसाब से बोरॉन को पहले आना चाहिए, सिलिकॉन को बाद में आना चाहिए। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी टाइप का ट्विस्ट 38 में भी डालना चाहिए था ऑप्शंस में। चलो लास्ट 40 पढ़ो जल्दी। Consider the following elements: fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen. The correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान देना डेफिनेशंस के, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को ध्यान देना आपको, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। यहाँ तक क्लियर है? हमें पता है कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो मेटल्स जनरली ऑक्सीडाइज होते हैं और इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। एंड नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, तो ये जनरली रिड्यूस होते हैं और ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा ना, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन सब में सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन।
फ्लोरीन ना, फ्लोरीन होगा ना सबसे ज्यादा अच्छा नॉन मेटल। अभी तो अपन ऊपर पढ़े हैं कि फ्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट है। जो सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ढूंढो कौन कौन से ऑप्शन में फ्लोरीन ऊपर है। ए और बी में कुछ होगा। आपको सीएल और ओ में समझना है। सीएल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। आप पॉलिक स्केल का वैल्यू देखो, आपके पास टेबल इसमें पॉलिक स्केल दिया है क्या? पेज नंबर 91 निकालना सब एनसीईआरटी जिनके पास है ना, पेज नंबर 91। सी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। एक का 3.5 है और एक का 3 है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है? 3.5 एंड क्लोरीन का 3। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। समझ गया ना? क्लोरीन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखो ना, ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, राइट? तो ऑक्सीजन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है। देखो तीनों के बीच में लव ट्रायंगल ट्रायंगल है ना तीनों, उस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। और ये आपका इसके बाद में ये आएगा। देखो कहने को तो दोनों के कारण है, तो यहाँ आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है। तो O और Cl दोनों F से कम होंगे, पर कौन ज्यादा कम होगा? Cl। तो Cl का कम होता है, O का ज्यादा होता है। वो अपन पॉलिंग स्केल का वैल्यू देख रही है। समझ गया ना? 4 तो अपन पढ़े थे कि फ्लोरीन के लिए होता है। 4 किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए। और पॉलिंग ने अगला नंबर किसको दिया है? ऑक्सीजन को, ना कि क्लोरीन को। क्लोरीन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बीच में तो कोई नहीं है ना, 3.5 से 3 के बीच में नहीं। So most electronegative is fluorine, second most is oxygen, and third most is chlorine. वहां भी ट्रायंगल फॉर्म में दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन बी क्लियर है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। मैंने जो क्वेश्चन आप लोग को टिक करवाए हैं ना, इनको आप लोग प्रैक्टिस करना, वो हो जाएगा बाकी, ठीक है? अब ये चैप्टर सिंपल था आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कंपैरिजन में, ठीक है? चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग का, फिर अपन एंड करते हैं आज की क्लास। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बेसिकली हम ना यहाँ पे 4 टाइप की बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जब भी कोई एलिमेंट, कोई एटम या कोई आपका मेटल या नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या शेयर करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए पूरा केमिकल बॉन्डिंग हुआ है, इसलिए इतने सारे कंपाउंड्स बने, वरना कोई कंपाउंड नहीं बनाता, है ना? अगर सारे एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में रहते तो कोई कंपाउंड नहीं बनाता। पर वो नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं है। जैसे आयरन आपको कभी भी आयरन के फॉर्म में नहीं मिलता, वो मिलता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। फिर हम उसको मेटलर्जी करके आयरन ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड से अलग करते हैं। आप लोग 10th में मेटलर्जी को आप पढ़े होंगे, है ना? थोड़ा बहुत, शायद पूरा तो पोर्शन डिलीट हो गया था, बट इसमें अपन इतना पढ़ते हैं कि आयरन को आयरन ऑक्साइड से निकालने के प्रोसीजर को हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आयरन इतना अनस्टेबल था अकेले कि वो एक ऑक्सीजन का कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बना। ऐसे आपके बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो नेटिव स्टेट में स्टेबल नहीं रहते। क्लियर है? तो वो क्यों रिएक्ट करते हैं? जस्ट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। और ऐसा करने से ना वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। जैसे सोडियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, सॉरी नियॉन है। मैग्नीशियम के लिए भी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। जब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पूरा का पूरा खेल ना स्टेबिलिटी का ही है। जब केमिकल बॉन्ड बनती है तो वो क्यों बनती है? जस्ट टू बिकम स्टेबल। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में बॉन्डिंग करते हैं। अब वो बॉन्डिंग के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब वो लूज गेन करते हैं तो उस टाइप की बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, वो होती है उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी अपन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं।
इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन लूज या शेयर करेगा, वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर वो प्रॉपर लूज या गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम दे देंगे, और अगर वो शेयर कर रहा है तो उसको कोवैलेंसी नाम दे देंगे। ठीक है, तो शेयर करेगा तो बॉन्ड फॉर्म विल बी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ने दे दिए और दोनों ने शेयर कर दिया, वो अलग टाइप की बॉन्ड होती है, वो भी एक तरह की बॉन्ड होती है, बट दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंट में अगर कोई दो एलिमेंट हैं तो वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। उस शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा, इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, थर्ड टाइप की बॉन्ड अपन यहां पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे होता है कि शेयर कोई एक करता है, मतलब शेयर दोनों करते हैं बट इलेक्ट्रॉन किसी एक के, समझ रहे? शेयर दोनों करेंगे, जैसे कि कोवैलेंट में शेयर दोनों कर रहे हैं ना, बट ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही का होगा, पर शेयर दोनों करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोलता हूँ, है ना? ये वो दो लोग हैं जिसमें एक टिफिन लाना भूल गया है, तो उसका दोस्त अच्छा है ना, तो उससे शेयर कर लेती, चल ठीक है मेरा टिफिन से शेयर कर ले, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अच्छा दोस्त है। यहाँ क्या था, ये सादी रोटी लाया था, ये आलू पराठा लाया था, दोनों शेयर कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे ऐसा बोलो कि उसने अपने ना एक रोटी दे दी उसको, अब उस रोटी में हाथ नहीं मारे, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, समझ रहे ना? मतलब यहाँ पे भी उसने टिफिन नहीं लाया, बट यहाँ वो एक ही टिफिन में शेयर नहीं कर रहे, उसने दे दिया भाई तू खा ले अलग से, अब मैं उसमें कुछ नहीं करूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे वो टिफिन बीच में रखा है, दोनों टिफिन से खा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन तेरा ही है अब मैं उसको नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो टिफिन नहीं लाया, तो वो अच्छा दोस्त है तो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चौथी टाइप की बॉन्ड अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, बट वो प्रॉपर इन टाइप की बॉन्ड्स नहीं होती है। ठीक है, फिर अपन जब आएंगे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये चार टाइप की बॉन्ड पढ़ने वाले हैं अपन इस चैप्टर में। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। एक थी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सब एक्चुअली ये समझाना चाह रहे थे कि बॉन्डिंग हो क्यों रही है, या हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, मतलब बाय H2 बनाता है बट He2 नहीं बनाता, ऐसा क्यों? H तो H2 बनाता है ना, हाइड्रोजन अभी भी अगर इस नेचर में होगा तो वहां पे H2 के फॉर्म में ही है, बट हीलियम He2 के फॉर्म में नहीं होता। हीलियम कैसा होता है, सिर्फ He, नोबल गैस। नियॉन भी सिर्फ कैसा होता है, Ne2 नहीं होता, बट O2 होता है, Cl2 होता है, तो ऐसा क्यों? तो सब यही समझा रहे थे। बीबीटी अलग थ्योरी था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, क्यों बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक अपन एटम के स्ट्रक्चर की बात की है, सेकंड चैप्टर में वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। दो एटम जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तब वो कैसी ज्योमेट्री लेते हैं। आप लोग याद है लास्ट क्लास में मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रहा था, sp sp2 sp3, तो कुछ की लीनियर ज्योमेट्री थी, कुछ की ट्रायंगुलर प्लेनार थी, एक की टेट्राहेड्रल थी, तो ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अपन यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज की हेल्प से हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, वो क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं, ये सब चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास से, फ्रेश क्लास से चालू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू। ये जो क्वेश्चन मैंने आज दिए ना चैप्टर 3 के, इसको अच्छे से कर लेना, है ना।